Good morning children, you are once again welcome to our SST class. This is your history chapter 9, the making of regional cultures. Making means होता है प्रिपेयर करना, तैयार करना. रीजनल कल्चर्स, जो रीजन एक पर्टिकुलर एरिया होता है उसको रीजन कहते हैं, और रीजन से बना रीजनल मीन्स स्थानीय या क्षेत्रीय, और कल्चर्स का मतलब हो गया संस्कृति, अपना जीवन जीने का ढंग, रहन सहन, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, बातचीत करने का तरीका. तो ये सब कुछ जो है वो आपका रीजनल कल्चर में आ जाता है. नाउ वन ऑफ द कॉमनेस्ट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इज इन द टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक. लोगों के बारे में बात करने का सबसे आसान तरीका होता है उनकी भाषा, कि वो कौन सी भाषा बोलते हैं. जैसे हिंदी भाषी, अंग्रेजी भाषी, उड़िया भाषी, फ्रेंच स्पीकर्स, इंग्लिश स्पीकर्स एंड सो ऑन कंटिन्यूज. ओके, तो इस तरह से किसी व्यक्ति की भाषा के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन करना बहुत ही आसान होता है. When we refer to a person as a Tamil or an Odia, this usually means that he or she speaks Tamil or Odia and lives in Tamil Nadu or उड़ीसा. मीन्स किसी व्यक्ति की भाषा का जब हम जिक्र करते हैं तो उससे हमें उस व्यक्ति की भाषा बोलने के मामले में और उसके रहने वाली जगह के बारे में पता चल जाता है. We also tend to associate each region with distinctive kinds of food, clothes, poetry, dance, music and painting also. इसी तरीके से हम किसी खास जगह के लोगों को या किसी खास जगह को वहाँ के खान पान, वहाँ के साहित्य, वहाँ के डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, इन सब चीज़ों से भी जोड़ते हैं, फूड से भी जोड़ते हैं. Sometimes we take these identities for granted and assume that they have existed from the time immemorial. Immemorial का मतलब होता है कि, और कभी कभी हम ये समझ लेते हैं कि इसको taken for granted. टेकन फ्रॉम ग्रांटेड का मतलब होता है कि अरे ये तो हमेशा से ऐसा रहा होगा, तो हम मान लेते हैं कि ये जो सोच है, जो वहाँ का रहन सहन है, खान पान है, वो हमेशा से फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इमेमोरियल मीन्स अतीत काल से, पुराने समय से, जिसके हम लोगों को पता भी नहीं तब से उपलब्ध रहा है. हाउएवर द फ्रंटियर्स, फ्रंटियर्स होता है बॉर्डर क्षेत्र, सेपरेटिंग रीजन्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम. लेकिन जो फ्रंटियर एरियाज हैं, जो कि रीजन्स को यानी बॉर्डर जो सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, हैव इवॉल्व ओवर टाइम, वो समय के साथ डेवलप हुए हैं, एंड इनफैक्ट आर स्टिल चेंजिंग, और वो आज भी बदल रहे हैं. इस मतलब क्या होता है कि जहाँ पर सीमा होती है, बॉर्डर होता है, बॉर्डर के एक तरफ एक कल्चर के लोग होते हैं, दूसरी तरफ दूसरी कल्चर के लोग होते हैं, और जो फ्रंटियर लैंड पे रहते हैं उनमें दोनों ही एरियाज के रीजन्स की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, दोनों ही रीजन के एक्टिविटीज़, एट्रीब्यूट्स मिलती हैं, और वो लगातार डेवलप होती रहती हैं. Also, what we understand as regional cultures today are often the product of complex processes of intermixing of local traditions with ideas from other parts of the subcontinent. और इसके अलावा जो रीजनल कल्चर है उसको हम इस तरह से मान के चलते हैं कि जो आसपास जो कल्चर है वो वास्तव में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत ही जटिल प्रक्रिया रही है इंटरमिक्सिंग, मिलने की, यानी स्थानीय ट्रेडिशंस, परंपराओं के विचारों से मिलने जुलने का और मिक्स होने में उनको बहुत ही लंबा समय लगा है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया से गुजरे हैं, तब जाके हमें आज का वर्तमान कल्चर दिखाई पड़ता है. सब कॉन्टिनेंट मीन्स दैट इज इंडिया. एज वी स्टिल सी, हम आज भी देखते हैं, सम ट्रेडिशंस अपीयर स्पेसिफिक टू सम रीजन्स, कुछ खास परंपराएं खास क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं. Others seem to be similar across regions and yet others derive from other practices in a particular area. और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो दूसरी हैं वो सिमिलर प्रोसेस अक्रॉस रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स में एक जैसी होती हैं, बिल्कुल सेम दिखाई पड़ती हैं, जबकि दूसरी जो होती हैं ड्राइव फ्रॉम ओल्डर प्रैक्टिसेस इन पर्टिकुलर एरिया, जबकि किसी खास क्षेत्र में हम पुरानी प्राचीन परंपराओं से ली गई परंपराओं को, कल्चर को देखते हैं. बट टेक अ न्यू फॉर्म इन अदर रीजन्स, लेकिन ये जो हैं दूसरे रीजन में वही परंपराएं दूसरा रूप ले लेती हैं. नाउ द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम. चेर राजा हुए थे और इनके साथ में मलयालम लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था. Let us begin by looking at an example of the
कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन। अब हम शुरुआत करते हैं कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन, यानी स्थान और भाषा का जो आपसी कनेक्शन है, हम उसके विकास के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। द चेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम was established in the 9th century in the southwestern part of the peninsula, part of present day Kerala। पेनिनसुला वो जगह होती है जो समुद्र के किनारे होती है और जिसमें 3 साइड्स वाटर होता है। तो केरल का पार्ट है आज ये, और वहाँ पर 9th सेंचुरी में महोदयपुरम स्थान था, जिस राज्य था जिसको चेरों ने डेवलप किया था, स्थापित किया था। इट इज़ लाइकली दैट मलयालम वाज स्पोकन इन दिस एरिया। इट इज़ लाइकली, और ये माना जा सकता है कि वहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती थी। द रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शंस। रूलर्स ने अपनी मलयालम भाषा को, वहाँ की मलयालम को इंट्रोड्यूस किया था। एंड स्क्रिप्ट मीन्स होता है जिसमें हम लिखते हैं, राइटिंग, एक जो बोलते हैं वो लैंग्वेज है और स्क्रिप्ट उसको लिखने का तरीका है। तो चेर राजाओं ने ही मलयालम भाषा और उसके लेखन शैली का, इंस्क्रिप्शंस का डेवलपमेंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। इन फैक्ट दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन द सब कॉन्टिनेंट। पूरे भारत में ये सबसे पहला एग्जाम्पल था जब रीजनल लैंग्वेज को ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में यूज किया गया था, उसको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में। देखिए, ये एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें मलयालम लैंग्वेज लिखी हुई है और एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। As they have given you an early Kerala inscription composed in Malayalam। okay? ये मलयालम भाषा में लिखा हुआ एक इंस्क्रिप्शन है। At the same time, the Cheras also drew upon सांस्कृतिक traditions। इसके साथ साथ उन्होंने सांस्कृतिक ट्रेडिशंस को भी डेवलप किया। द टेम्पल थिएटर ऑफ केरल, केरल का टेम्पल थिएटर, विच इज ट्रेस्ड टू दिस पीरियड, जो कि इस पीरियड तक ट्रेस होता है, पता चलता है हमें। बोरोड स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स, ये पता चलता है कि जो टेम्पल थिएटर केरला में होते थे उनमें संस्कृत के एपिक्स का, एपिक होता है महाकाव्य, ए वेरी बिग पोएट्री बुक, बहुत बड़ी पोएम बुक को महाकाव्य, जैसे कि हमारे यहाँ 2 ही महाकाव्य माने गए हैं। एक महाकाव्य हमारा एपिक जो है वो महाभारत है और दूसरा रामायण है। इन 2 के अलावा तीसरा एपिक हमारे यहाँ नहीं माना जाता है। The first literary works in Malayalam dated to about the 12th century। मलयालम का पहला लिटरेरी वर्क है वो 12th सेंचुरी में लिखा गया था, और डायरेक्टली इनडेटेड टू संस्कृत, और उनमें अधिकतर जो लिटरेचर है, जो वर्क है, वो संस्कृत से लिया गया है। दिस मीन्स कि जो मलयालम का पहला वर्क लिखा गया था वो संस्कृत भाषा से उसमें इंडेट किया गया, मीन्स बहुत सारे फैक्ट मटेरियल को कलेक्ट किया गया, लिया गया। इंटरेस्टिंगली इनफ, ये बड़ी रोचक, बहुत ही दिलचस्पी की बात है। अब 14th सेंचुरी टेक्स्ट, 14th सेंचुरी में एक टेक्स्ट, एक बुक लिखी गई थी, द लीला तिलकम। उस बुक का नाम है लीला तिलकम, डीलिंग विद ग्रामर, जिसमें कि व्याकरण के नियम हैं, एंड पोएटिक्स, और कविता के नियम हैं। वाज कंपोज्ड इन मणिपर्वलम लिटरली डायमंड्स एंड कोरल्स। उसको मणिपर्वलम भाषा में लिखा गया था, जिसका मतलब होता है डायमंड्स और कोरल्स, रेफरिंग टू द 2 लैंग्वेजेस। और ये जो डायमंड्स एंड कोरल्स हैं, ये 2 भाषाओं को रेफर करता है, संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज, जिसमें संस्कृत डायमंड्स है और कोरल्स वहाँ की रीजनल स्थानीय भाषा है। ओके, रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, राजा और उनके धार्मिक परंपराएं। द जगन्नाथ कल्ट, सबसे पहले हम जगन्नाथ कल्ट के बारे में बात करेंगे, और आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। द आइकॉन ऑफ बलभद्र, सुभद्रा एंड जगन्नाथ, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है, और इस मैन्युस्क्रिप्ट में इन सब चीज़ों को शो किया गया है। किसको? बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ। तो बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ का एक मैन्युस्क्रिप्ट जो पाम लीफ पर बनाया गया है। नाउ इन अदर रीजन्स रीजनल कल्चर्स ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। दूसरे क्षेत्रों में जो रीजनल कल्चर थे वो धार्मिक परंपराओं से प्रोड्यूस हुए, डेवलप हुए।
The best example of this process is the cult of Jagannath, literally Lord of the World, a name for Vishnu। भगवान विष्णु का एक नाम है जगन्नाथ, जिसका मतलब होता है विश्व का स्वामी, और जो है एट पुरी उड़ीसा, और उड़ीसा में ये माना जाता है इनको, जहाँ पर जगन्नाथ यात्रा निकलती है। आप लोगों ने टीवी पे जरूर देखा होगा। टू डेट द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द डेटी। आज भी वहाँ के लोकल ट्राइबल पीपल हैं, वो देवी देवताओं की लकड़ी की प्रतिमाएं बनाते हैं, विच सजेस्ट दैट द डेटी वाज ओरिजिनली अ लोकल गॉड, जो कि ये सजेस्ट करता है, बताता है कि जो देवता थे वो स्थानीय देवता थे। हु वाज लेटर आइडेंटिफाइड विद विष्णु, जो बाद में विष्णु से आइडेंटिफाई हो गए, विष्णु इनको माना गया। In the 12th century, one of the most important rulers of the Ganga dynasty, Anant Barman, decided to erect a temple for Purushottam Jagannath at Puri। 12th century में गंगा डायनेस्टी के महाराज अनंत बर्मन ने डिसाइड किया, ये फैसला किया कि पुरुषोत्तम जगन्नाथ यानी सर्वश्रेष्ठ पुरुष जगन्नाथ के लिए पुरी में मंदिर बनाया जाएगा। और आज भी पुरी बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, जहाँ पर पूरे दुनिया से, पूरे विश्व से, पूरे संसार से भक्त लोग वहाँ पर दर्शन करने आते हैं। सब्सिक्वेंटली इन 1230 किंग अनंगभीम III dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as the deputy of the god। और सब्सिक्वेंटली इसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम III ने अपने आप राज्य को इस देवता को, पुरुषोत्तम जगन्नाथ को समर्पित कर दिया, और अपने आप को इस देवता का यानी कि भगवान जगन्नाथ का डिप्यूटी मीन्स उनका सेवक या उनके प्रतिनिधि घोषित किया, और इस तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ाया। आगे के पार्ट के लिए प्लीज वेट फॉर द सेक्शन second of this video। I think you have enjoyed this and go through this। If any problem, you can directly contact me or call me। Thank you। Have a nice day।